गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन 1 में हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 देखा और रिवीजन 2 में हमने देखा चैप्टर नंबर 4 एंड 5। अब रिवीजन नंबर 6 माने कि पुनरावर्तन 3, रिवीजन 3। चैप्टर नंबर 6 एंड 7। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 to 5 में सबसे पहले क्या आ गया है और उसका पुनरावर्तन 1 हमें करना है। तो उसमें सबसे पहला था पत्र लेखन। तो हमने जब कभी हमने पढ़ा तब हमने पढ़ा कि पत्र लेखन में जो एड्रेस लिखा जाता है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है, जो आपकी इंग्लिश में आपकी जो पैटर्न है वही पैटर्न हिंदी में है, लेकिन गुजराती में वो पैटर्न नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते कि एड्रेस राइट साइड लिखना है कि लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो एड्रेस कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट साइड पे लिखना है। पूरा लेफ्ट साइड में, फिर संबोधन, फिर समाप्ति, वो सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में लिखनी है। फिर है लिंग परिवर्तन कीजिए। दूसरा प्रश्न है लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं? लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं? लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग। गुजराती में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आता है, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दास तो दासी, धोबी तो धोबिन, स्वामी तो स्वामिनी। स्वामी मतलब पुल्लिंग, स्वामिनी मतलब स्त्रीलिंग। विद्वान तो विदुषी। बाबू तो बाबुआइन, बूढ़ा तो बुढ़िया, शेर तो शेरनी, पंडित पंडिताइन, भैंस भैंसा। भैंस स्त्रीलिंग है तो उसके सामने भैंसा पुल्लिंग है। लेखक लेखिका। फिर वचन बदलना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है वो देखना है। तो गमला गमले, माला मालाएं, कहानी कहानियाँ, तिथि तिथियाँ, डिब्बी डिबियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, सहेली सहेलियाँ, सेना सेनाएं, चीज चीज़ें, वस्तु वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपके जीवन में उतारने लायक कौन कौन सी चीज़ें बात अच्छी लगी उनकी सूची बताइए। तो इकाई 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पत्र एवं डायरी लिखते हैं, वो हमें सीखा। फिर कच्छ की शहर, पर्यटन कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, उसकी जानकारी हमें मिली। फिर मत बांटो इंसानों को, उसमें हमने देखा कि सभी मनुष्यों को एक साथ रहकर जीना सीखना चाहिए। सभी को समानता की भावना रखनी चाहिए, एकता की भावना रखनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो भाग्य के भरोसे हमें बैठे रहना नहीं चाहिए, हमें कर्म करे जाना चाहिए, कर्म पर ही विश्वास रखना चाहिए। बिना फल की आशा से कर्म करना चाहिए। आत्मस्वयं, निम्रता,
विनम्रता, सादगी, सरलता और अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्य से अधिक देना। ये था पुनरावर्तन। तो हमें किसमें से क्या जानने को मिला वो हमें उसमें देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 6, तूफानों की ओर। लेखक है शिवमंगल सुमन। शिवमंगल सुमन। तो हमारा जीवन संघर्षमय रहता है। उस संघर्षमय जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है उससे हमें कैसे निपटना है उसके बारे में ये कविता में हमें बताया है। उस कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। इसीलिए यहाँ पे एक नाविक का उदाहरण दिया है जो बीच समुद्र में नाव लेके जा रहा है और वहाँ पे तूफान उठ रहा है और यहाँ पे कवि कहते हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम तूफानों का सामना करो, तुम्हें सफलता ज़रूर हासिल होगी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। एक बार हम पठन कर लेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा भी जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सात सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इसकी समझ लेते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार आती है ना, उस पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। आज समुद्र ने जहर उगला है, कठिन परिस्थितियां पैदा हुई है। लहरों भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल लेना चाहती है, तुम्हारी नाव को डुबा देना चाहती है। फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावना का ज्वार उमड़ रहा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम तैयार हो जाओ, उस आंधियों के सामने हो जाओ और अपने स्वयं को, अपनी ताकत को आजमा कर देखो कि हमें क्या देना है और क्या लेना है। हमें कितनी हिम्मत बाकी है वो हमें देखना है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली ही लोग हैं जिसके सामने तूफान, मुश्किलियाँ आती है और उनका वो डटकर सामना करते हैं। यह समुद्र और वह तूफान आज अपनी सीमा असीम दिखाई देते हैं। असीम माने जिसकी कोई सीमा ना हो।
इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो। सागर को भी यह बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है। हमें माटी का पुतला कहा गया है क्योंकि एक दिन हम भी नासवर हो जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, इसीलिए हमें माटी का पुतला कहा गया है। पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम किसी भी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो इस समुद्र के तूफान की क्या ताकत कि हमारे सामने वो टिक सके। इसीलिए नाविक, तुम तूफानों की ओर अपने पतवार घुमा दो, अपनी नाव घुमा दो। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास है। समुद्र के तूफानों के सामने हम नहीं टिक पाते हैं, उनका जोर हमसे ज़्यादा है, लेकिन एक मनुष्य के अंदर जो है वो शक्ति और आत्मविश्वास से वो कुछ भी कर सकता है। वो थकना नहीं जानता है। जब तक हो सके वो उस कठिनाइयों का सामना करते रहता है। जब तक नाविक की सांस चलती है तब तक वो तूफानों का सामना करते रहता है और आगे नाव बढ़ाता जाता है। तो हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के बारे में और अपनी ताकत के सहारे 7 समुद्र भी पार कर लिए हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यहाँ पे हमारी लाइफ में जब कभी मुश्किलें आती हैं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए, ऐसी बात की गई है। अगर हम में आत्मविश्वास और हिम्मत है तो हम चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो इसका हमने अभ्यास और स्वाध्याय देख लिया था। तो आगे हार की जीत, तो इसकी तो कहानी सुनाती हूँ, चलो। चैप्टर नंबर 7, हार की जीत। हार की जीत और लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का सही नाम बद्रीनाथ शर्मा था। बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला नहीं, बद्रीनाथ शर्मा। ये आपको आसानी से याद रह जाएगा कि सुदर्शन जी का सही नाम बताइए, तो सही नाम क्या आएगा? बद्रीनाथ शर्मा। तो एक कहानी, इसका आज हम कहानी में ट्रांसलेट करते। किसी एक गांव में एक संत रहते थे जिसका नाम बाबा भारती था। बाबा भारती अपने घोड़े को बड़े चाव से रखते थे, बड़े प्यार से रखते थे,
जैसे एक माँ अपने बेटे को रखते हैं, उसी तरह यह अपने घोड़े को रखते थे। प्यार से वो उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो बाबा भारती को अपनी इस शहर वाली दुनिया से, मोह माया से त्याग कर गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। पूरे दिन भगवान भजन कीर्तन आदि करके वो शाम को अपने घोड़े पर चक्कर लगाने जाते थे। जब तक 8-10 मील का चक्कर नहीं लगाते तब तक बाबा भारती को चैन नहीं पड़ता था। उसको खिलाना, उसको संवारना, ये सब कुछ बाबा भारती अपने हाथ से करते थे। और इतना सुंदर घोड़ा था कि सभी की आंखों का तारा था, मानो कि सभी को वो प्यारा था। ऐसा बांका घोड़ा और किसी के पास नहीं था। तो सभी ने उसको इतना प्रख्यात कर दिया, इतना फेमस कर दिया कि सभी सुल्तान को पहचानने लगे थे कि इतना अच्छा घोड़ा बाबा भारती के पास है। वो किस तरह से बाबा भारती उसका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। यह बात उस इलाके के डाकू को पता चल गई। वह डाकू ने आकर सोचा कि यह डाकू सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं ये घोड़ा देखूं। सभी लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना अच्छा घोड़ा है, बाबा भारती के पास है, मुझे एक बार तो वो घोड़ा देखना ही है। इसीलिए एक शाम खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंच जाता है। तो दोपहर में खड़क सिंह को आता हुआ देख बाबा भारती ने हालचाल पूछे, कैसे हो कैसे नहीं। बाबा भारती ने बोला कि बाबा भारती को बोला कि आपकी दया है। फिर बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह से कि क्या यहाँ आने का आपका उपयोजन क्या है, वो बताइए। तब खड़क सिंह कहता है कि आपकी सुल्तान की बातें बहुत सुनी हैं, बहुत सुंदर घोड़ा है, ऐसा मैंने सुना है। उसके देखने की लालच मुझे यहाँ पे ले आई। हर किसी को अपनी चीज़ का एप्रिसिएशन मिले, वो सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ बाबा भारती भी अपने एप्रिसिएशन को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोला कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो चले जाते हैं, दिखाते हैं, देखो यह मेरा घोड़ा है। अब देखते ही खड़क सिंह के मन में खोट आ जाती है। वो सोचने लगता है कि इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना ताकतवर घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। ऐसे बाबा भारती को, इसका साधु संत है, इसको तो ऐसे घोड़े की क्या ज़रूरत। फिर बाबा भारती ने सामने से कहा, इसकी चाल नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, इसकी चाल पर आप मोहित हो जाओगे, ऐसा सुंदर है। ऐसे करके बाबा भारती ने उसको दौड़ाया। दौड़ते ही बाबा भारती बहुत खुश हो रहे थे और खड़क सिंह ने देखा कि नहीं, अब कैसे भी करके ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, बाबा भारती के पास होना नहीं चाहिए। तो बाबा भारती से पास से वो किस प्रकार लेता है, वो सोचने लगता है। जब वो वापस जा रहा था तब बाबा भारती से प्रणाम करके वो एक बात बोल कर गया कि बाबा जी, अब मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, आपको इसकी क्या ज़रूरत है, ये घोड़ा तो मेरे लायक है। तब से बाबा भारती की नींद उड़ गई
दिन रात भगवान भजन भी छोड़ दिया, कीर्तन भी छोड़ दिया, पूरे दिन पूरी रात वो सुल्तान की देखरेख में लग गए, डंडा लेकर पूरी रात चौकीदारी करते। कई महीने बीत गए, 2-3 महीने बीत गए। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था कि अब धीरे धीरे बाबा भारती को भी यह एहसास होने लगा कि चलो अब सुल्तान को खड़क सिंह नहीं ले जाएगा, शायद वो ये बात भूल गया है। तो एक दिन की बात है, शाम के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर वो घूमने निकलते हैं। तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, चमक थी कि चलो मेरे घोड़ा मेरे पास है। उसी समय एक अपाहिज और कंगले, माने कि जिसके पास पैसा नहीं है, अपाहिज जिसका शारीरिक रूप से कोई अंग काम नहीं करता है, ऐसे अपाहिज की बात सुनाई दी। बोला, बाबा जी मेरी मदद करते चलो। उसकी आवाज में करुणा थी। यहां तक आप एक बार पढ़ लीजिए। तो उसकी आवाज़ सुनकर बाबा भारती उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो। तब उस अपाहिज ने कहा, यहाँ से रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, वहाँ मुझे जाना है, आप मुझ पर दया करो, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तब बाबा भारती उससे पूछते कि वहाँ तुम्हारा कौन है। तब जो अपाहिज था वो बोला कि दुर्गा दत्त, वेद का नाम सुना होगा, वो मेरा सौतेला भाई है, उसके वहाँ मुझे जाना है। बाबा भारती को उस पर दया आ जाती है। बाबा भारती उसको घोड़े पर बैठा देते हैं और खुद लगाम लेकर चलने लगते हैं। कुछ देर बाद अचानक से एक झटका लगता है बाबा भारती को और उनके हाथ से लगाम छूट जाती है। और तभी सुल्तान पूरी तेज से भागने लगता है। तब बाबा भारती ने देखा तो वो अपाहिज तन कर बैठा है और वो और कोई नहीं, वो खड़क सिंह था। बाबा भारती चौंक गए और खड़क सिंह सुल्तान को लेकर जाने लगा। तभी बाबा भारती ने एक आवाज़ दी, रुक जाओ। तब खड़क सिंह बोला, बाबा जी यह घोड़ा तो अब मैं आपको ना दूंगा। तब बाबा भारती ने कहा कि यह घोड़ा अब तुम्हारा है, अब मुझे यह नहीं चाहिए। यह बात सुनकर खड़क सिंह चौंक गए कि ये क्या बात कर रहा है कि यह घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। तब बाबा भारती ने कहा कि मेरी बात तो सुनते जाओ। तब खड़क सिंह कहता है, ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन इस घोड़े को मैं ना दूंगा। बाबा भारती कहते हैं कि यह घोड़ा अब तुम्हारा है, मुझे इससे कोई नाता नहीं है, लेकिन एक बात मेरी मानते जाओ कि अभी जो कुछ हुआ है उसका जिक्र तुम किसी के सामने नहीं करोगे कि तुमने किस प्रकार से अपाहिज बनकर मेरे पास से घोड़ा हथिया लिया है। तो इस बात पर खड़क सिंह ने पूछा, क्यों?
तो बोला कि अब आगे से यह बात तुम बताओगे तो आगे से कोई गरीब, अपाहिज, कंगले या किसी ज़रूरियतमंद इंसान की मदद पर कोई नहीं आएगा। यह बात खड़क सिंह के दिमाग में घूमने लगती है और बाबा भारती मुंह फेर कर चले जाते हैं। बाबा भारती मुंह फेर कर चले जाते हैं तो देखते हैं कि क्या बात है। खड़क सिंह देखता रह जाता है कि जिसके लिए वो पूरी रात पूरे दिन जगते थे, पहरा देते थे, उसे 1 मिनट में ही मुंह मोड़ लिया। इस बात से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ कि एक बात कि किसी दुखी, अपाहिज की, कोई गरीब की कोई सेवा ना करेगा, यह बात तुम किसी को बताना मत, वरना कोई गरीब की सेवा मदद नहीं करेगा। यह बात खड़क सिंह के दिल में घर कर जाती है और उसको सोच में डाल देती है। पूरे दिन वो सोचने लगता है और शाम से रात तक वो सोचता है और रात में, बड़ी रात में वो चुपके से आकर फाटक खोलकर अस्तबल बनाया हुआ था जहाँ पे, वहाँ पे सुल्तान को बांधकर चला जाता है। इस समय खड़क सिंह की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिलते थे। और दूसरी ओर जब सुबह बाबा भारती उठे तो अपने नित्य क्रम किया, नहाया धोया और अपने आप ही अस्तबल की ओर चलने लगे। तब उनको याद आया कि अब सुल्तान तो मेरे पास नहीं है। तो वो निराश होकर पीछे मुड़ रहे थे, तभी सुल्तान ने अपनी आवाज़ में अपने मालिक को बुलाया। सुल्तान की आवाज़ सुनकर बाबा भारती दौड़े और ऐसे प्यार करने लगे, गले मिलाकर ऐसे प्यार करने लगे कि जानो कि कितने ही बरसों के बाद अपने बेटे से मिले हों। यह बात देख कर और खड़क सिंह के बारे में देखकर उन्हें ये कहा कि चलो अब जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, अब हर कोई गरीब, अपाहिज पर विश्वास करने लगेगा। तो हमें भी ऐसे लोग की सहाय करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 8 ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए साथ में ले रहे। हंसना मना, हंसना मना है। तो यह एक चुटकुले हैं जिससे हमें आनंद मिलता है कि वो छोटे होते हैं और संवाद के रूप में होते हैं, जिससे हमें आनंद मिलता है, हंसी मिलती है। हमारे अंदर लाइफ में जो ट्रेस्ट है वो हम भूल सकते हैं। तो पहला इसका तो हम रीडिंग ही कर सकते हैं, तो एक बार रीड कर जाते हैं। चूहा हाथी के पास आ गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम इसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, तंबू लगाऊंगा। दूसरा, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। थर्ड, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, नहीं, ब्रश नहीं, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, नहीं, पाउडर नहीं, क्रीम है।
ग्राहक क्रीम नहीं चाहिए। टॉर्च मिलेगी? वो तो कल ही खत्म हो गई। मोमबत्ती दूं? ग्राहक खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार है दूं? ग्राहक जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप आराम कीजिए। 4. चुन्नू जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? मुन्नू छाता। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा हम तो सीधा पेरिस जाएंगे और खूब मजा करेंगे। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। 6. भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम्हें क्या समझते हो? जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य। 7. प्रश्न रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर इसका कारण यह है कि हर आदमी यही सोचता है कि अगले साल और किराया बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी ही यात्रा कर ली जाए। 8. शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बनाते रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश घास तो गाय खा गई। अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश वो तो घास खाकर चली गई। 9. चुन्नू मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? पापा प्रति चाटा मुझे 5 रुपए देते हैं। चैप्टर नंबर 9 उलझन सुलझन। उलझन सुलझन रिडल्स है, पहेलियां जिसे हिंदी में कहा जाता है। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप में खिलता और छाया में मुरझाता। इसका जवाब क्या आता है? चलो याद करो याद करो। छाता। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं किसी की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं किसी की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। जीभ। नाम मेरे 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। नमक, सॉल्ट। आदि काटे दशरथ सुत होता, मध्य काटे तो आम, अंत काटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। आदि काटू तो दशरथ सुत, दशरथ सुत का नाम राम। फिर है मध्य काटे तो आम, अंत काटे तो काटू लकड़ी, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आराम।
दो सखिया दोनों चंचल फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे हंसी खुशी में रोले। आंखें। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। दादा भाई नवरोजी। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 to 9। फिर है पुनरावर्तन 2। निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध स्वरूप में पठन और लेखन कीजिए। तो वो आपको पठन और लेखन कर लिया है, फिर भी आपको करना है। फिर है कहानी लेखन। कहानी लेखन में आपको जो मुद्दे, जो टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक में से ही आपको अच्छे वाक्य बनाकर उसको अच्छी तरह से मिलाकर एक कहानी बनानी है, जिससे वो अच्छी तरह से रह जाए। फिर चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। तो चित्र में दिए गए हैं, तो उसे हमें अपने आप से बनाना है। फिर एक आधी कहानी हमें दी गई है, उस आधी कहानी को हमें पूरा करना है। तो आगे हम क्या सोचते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर रहता है। तो आज का होमवर्क देखते हैं। राष्ट्रभाषा में अनुवाद, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। रमेश फर्स्ट, एक सेठ कारमा બેસીને પોતાના ડ્રાઈવરને કહ્યું, કે રમેશ થોડું रमेश कार थोड़ी झड़पथी चलाओ। मारे चित्रहार જોવું છે। ડ્રાઈવરે
કહ્યું, જો હું આનાથી વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો કાલે આપણા ચિત્ર પર હાર હશે. किसी प्रेरणादायी कहानी लेखन. किसी प्रेरणादायी कहानी का लेखन कीजिए. कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी हो वो आपको लिखकर भेजनी है और इसको राष्ट्रभाषा में मतलब कि हिंदी में अनुवाद करना है. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन के साथ. तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं. गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.